मेरे साथ हैं आसिफ, जिन्होंने इस बार 65th बीपीएससी में 65th रैंक लाई है, मतलब 65th बीपीएससी में 65th रैंक। व्हाट अ कोइंसिडेंट। सो हम आप आसिफ, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहते हैं। थैंक यू मेनी मेनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। और 65th रैंक लाना बीपीएससी में एक मतलब बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, हमें पता है। इसके लिए आपने काफी मेहनत की है। और ये रैंक बहुत कम लोगों को आता है। और एक बार फिर से हम सभी की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। और थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सर को 65th रैंक मिली है। और ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें डीएसपी नियुक्त किया जाएगा। और वहां पे आसिफ अपनी सर्विसेज इस स्टेट को देने वाले हैं। आसिफ, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी जो है, आप अपने बारे में बताइए आसिफ। सर, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्लेरिकल पोस्ट में है वो। ओके। सर, उसके बाद जो मेरी एकेडमिक्स है वो किशनगंज से ही 10th मैंने किया। अच्छा। उसके बाद सर मैंने +2 दिल्ली से किया, डीएवी वसंत विहार। उसके बाद मैंने बीटेक किया है एलपीयू से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ओह। जी। उसके बाद सर मैंने मास्टर्स किया था एमबीए इन फाइनेंस से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अच्छा। जी। तो सर, जो जर्नी है मेरी सिविल सर्विसेज की, वो बेसिकली मेरे एमबीए करने के बाद ही स्टार्ट हुई, लाइक 2017 के बाद एंड में। अच्छा। इसके लिए मैं सर एक काफी अच्छा इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में। एक आईएएस की एकेडमी थी हैदराबाद में। अच्छा। वहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट था, मैंने दिया। और एट द सेम टाइम मेरी जॉब भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पोस्ट पे मुंबई पे हो गई थी। ओके। और आईएएस एकेडमी जो हैदराबाद में थी, उसका भी जो मैंने टेस्ट दिया पहले, एंट्रेंस और उसके इंटरव्यू, दोनों क्लियर करने के बाद टॉप 30 बच्चों को ऑल इंडिया से उन्होंने सिलेक्ट किया था, उसमें मेरा नाम था। बहुत तो बढ़िया। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पे वो लोग मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग प्रोवाइड करते, लाइक लिविंग, लॉजिंग, फूडिंग एंड टीचिंग इज एन आईएएस की क्लासेस एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे एक मेरे लाइफ में यू टर्न लिया। पेरेंट्स का, मेरा भी एक फैंटेसी जो था सिविल सर्विस में आने का, लेकिन एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो होता है वो हमेशा आपको माइंड में करता है कि भाई अगर कहीं पे आप कोचिंग लेने जाते हो तो आपको जो है 1 लाख टू 2 लाख कहीं पे भी ट्यूशन फीस लगते हैं। तो जब वहाँ पे मेरा हो गया तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि हर कुछ मुझे फ्री में मिल रहा है, 1 रुपए भी मुझे खर्च नहीं करने हैं। तो मैंने जॉब को जो है वहाँ पे मना किया और मैं हैदराबाद गया। कंप्लीटली 1 ईयर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी वहाँ पे रह के, इंस्टीट्यूशन में रह के बाद सर मैंने 2018 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया, जो कि मेरा वहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया यूपीएससी का। लेकिन उसी साल 1 महीने बाद मैंने बीपीएससी का 63rd का प्री दिया। उसके बाद सर यहाँ पे बीपीएससी का जो है कारवां मेरा शुरू होता है, बैक टू बैक 63rd, 64th, 65th, जिसमें मेरा डीएसपी है। और 66 का भी मैंने मेंस दे रखा है बीपीएससी का। तो वहाँ से कारवां स्टार्ट हुआ, जो बीपीएससी में नहीं रुका। तो मैंने फिर होल्ड में रखा यूपीएससी को। मैंने कहा कि पहले इधर जब हो रहा है बार बार तो मैं क्लियर करता हूँ। 63rd का मैं राउंड तक पहुंचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। 64th में मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिल गया था। अच्छा। और 65th में फाइनली मुझे चाहिए था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसपी था, जो मुझे मिल गया। तो मुझे लगता है कि अब मुझे 66 का इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका भी मैंने मेंस दे रखा है। तो अब सर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं यूपीएससी ही है, और यूपीएससी में के थ्रू मुझे आईपीएस लेना है। तो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ जी। वाह, जो आपकी एकेडमिक जर्नी रही है आसिफ, बहुत अच्छी रही है। आपने बीटेक किया, उसके बाद आप एमबीए करते फाइनेंस में, उसके बाद आपने जॉब भी की, राइट? उसके बाद आपने बीपीएससी की तैयारी की। तो आपके पास बीपीएससी में भी तो एक एज लिमिट क्राइटेरिया होगी। आपने बीटेक किया, फिर एमबीए किया, जॉब किया, तो कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा कि एज की कहीं पे दिक्कत आ रही थी? कहीं नहीं सर, अभी भी मैं यूपीएससी के लिए 32 मैक्सिमम एज है, अभी भी मैं 3 अटेम्प्ट दे सकता हूँ, मेरा 28 एज हो रहा है। अच्छा, यानी एमबीए वगैरह करके आपने एक सही वक्त पे अपनी पढ़ाई शुरू की और सही वक्त में सारी चीजें कर ली। अगर आप देखेंगे 2 to 3 ईयर के स्पेन में, अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो रिजल्ट बहुत पहले आ जाता। अच्छा, तो ये 2 to 3 ईयर और 4 ईयर में जैसे ही मैं एंटर किया, और इस 2 to 3 ईयर में मैंने जो है एलीट पोस्ट जो है स्टेट का मैंने ग्रैब कर लिया है। तो मुझे ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ा, मतलब आया और रिजल्ट हो गया। पहला तो सप्लाई इंस्पेक्टर में मिला मुझे फर्स्ट जॉब, इसके थ्रू इतना जो मेरा जो ड्रीम जॉब था वो मुझे इसमें मिल गया। तो ज्यादा टाइम मुझे स्पेंड नहीं करना पड़ा। अच्छा, एक चीज जो कि सारे एस्पिरेंट समझना चाह रहे हैं, खास मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि आपने बीटेक की क्योंकि आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप जो है
एरिया छोड़ के फिर आप एमबीए में आ जाते हैं, वो फाइनेंस में? सर बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अगर जब आप +2 तक रहते हैं ना, तो आप उतने मेंटली डेवलप भी नहीं होते, आपको उतनी समझ नहीं होती, और अच्छा, ठीक आपको है। आपकी सोसाइटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी कहते हैं ना, सोसाइटी मोल्ड करता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे एक था कि हाँ, इंजीनियरिंग करनी है, तो पेरेंट्स का भी एक ये था कि नहीं, पहले इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है। अच्छा, ठीक ये है। इसमें सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जैसे आपको पता होगा, कमीशन में भी पहले वैकेंसीज फ्रीक्वेंटली नहीं आती थी। तो हुँ, डर रहता था कि अगर आप जनरल से जाओगे तो हो सकता है कि आप क्लियर ना कर पाओ। तो एक मतलब जो है पेरेंट्स की ये सोच थी। लेकिन उस टाइम पे मैं डिसीजन मेकर तो था नहीं। जब मैं डिसीजन मेकर बना कि मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, और मैं पेरेंट्स को जो है कन्विंस किया मैंने कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने टाइम लिया, और ऐसा नहीं है कि मैंने फिर पेरेंट्स से पैसे लिए कि मुझे कोचिंग के लिए पैसे दे दो। मैंने हुँ। खुद ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो है टैलेंट को वो लोग जो है वहाँ से निकालते हैं, और वो जो है उनकी तैयारी करवाते हैं। तो हुँ। ये जो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिला जिसका मैंने फायदा उठाया, और आज जो है मैं इस सो मतलब फाइनेंशियल इश्यूज थी आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल जी, क्रंचेस थे, जिसकी वजह से कुछ मजबूरियां आई और आपको जी, जी, जॉब करना पड़ा। ठीक जी, है। जी। तो फिर आपने बीटेक किया, एमबीए किया, फिर जॉब किया। उसके बाद ऐसा क्या लगा आपको कि क्या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी थी उस वक्त तक जब आपने डिसीजन लिया कि हमें बीपीएससी करना है? पहला क्वेश्चन ये। एक दूसरा दूसरा ये है कि ऐसा क्या आपके लाइफ में ट्रिगर पॉइंट था जिसमें आपको लगा कि यार ये सब चीज छोड़ो, बीपीएससी में लगते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं? सर देखिए, मैं बचपन से ही, मेरे जैसे मैंने पहले ही में कहा, पहले स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मेरे पापा क्लेरिकल पोस्ट में है, अच्छा। एसडीएम ऑफिस में वो बड़ा बाबू हैं। ठीक है, ओके। पहले वो ब्लॉक में रहे हैं, ब्लॉक में बड़ा बाबू रहे हैं। तो मैं बचपन से ही इस फील्ड को काफी क्लोजली मैंने देखा। ठीक है। तो हमेशा एक रहता था कि यार, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को देखता था, आगे पीछे उनके जो है लोग रहते थे, उनके पास लोग आते थे अपने प्रॉब्लम्स को लेके, उनके रिड्रेसल के लिए। तो करेक्ट। हमेशा एक फीलिंग रहती थी। और मेरा जो घर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो रिलेटिवली रूरल एरिया ही है। तो मैंने लोगों को देखा है कि कैसे वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो जाते हैं, तो ऑफिसेज में किस तरह की वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस आती है। तो वहीं से एक स्पार्क तो था ही कि भाई करना है। पापा के साथ भी कभी ऑफिस जाना होता था, लोगों को ब्यूरोक्रेट्स को देखता था, हम्म। उनकी जो है काम करने के जो एरियाज होते थे उनको देखता था, वो था। बट द थिंग इज, आपको एक सही प्लेटफॉर्म की हमेशा तलाश रहती है कि जहाँ से आप जो है खुद को जो है राइज कर सके। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला हैदराबाद में, जो आईएएस अकेडमी थी उसके मतलब रूप में। तो वहाँ पे वो मुझे मिला, और वहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यूज थे, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आप जब बीटेक करते हो, एमबीए करते हो, फिर गार्जियन के पास आपको मांगने के लिए कुछ नहीं रहता है कि आप मुझे पैसे दे दो, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं पेरेंट्स पे अब बर्डन बनूं। तो जैसे ही मैं उस इंस्टीट्यूशन में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सिविल की तैयारी करी जाएगी। मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, टॉप 30 में मेरा नाम, सिलेक्शन इसमें नाम था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही जगह है, यहाँ से मैं जो मेरा अच्छा। फैंटेसी था, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। फिर तो वहाँ आपको लगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप पे एक बदलाव नजर आई, एक डेवलपमेंट नजर आई, इम्प्रूवमेंट नजर आई आपको। और फिर आप फिक्स हो गए कि हमें जी, सिविल सर्विसेज, सिविल। स्पेशली बीपीएससी तो करना ही है, बट यूपीएससी आपका टारगेट है। जी, जैसे जी, अभी मोहिबुल्लाह हो गए, फैसल हो गए, इन लोगों ने बीपीएससी क्लियर की, उसके बाद यूपीएससी भी बिल्कुल, क्लियर की है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका एज ऑफ नाउ बीपीएससी एज ए डीएसपी एक बैकअप आपका तैयार है। अब जी, आपको बिल्कुल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुल के आप यूपीएससी की तैयार कर सकते जी, हैं, क्योंकि बिल्कुल। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी जो है लगता है कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक बैकअप प्लान जी, होना बहुत जरूरी है। जी बोलिए। तो सर, जैसे आपने अभी नाम लिया फैसल भाई का, और वो भी मेरे फ्रेंड ही हैं, अच्छा। 64th में। जी, हम दोनों ने इंटरव्यू दिया था साथ में, तब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास भी जॉब नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको डीएसपी मिला था 64th में, मुझे सप्लाई मिला था। अच्छा। आज आज उनको उनको यूपीएससी भी उनकी हो चुकी है। तो हम्म। आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आ जाता है। बीपीएससी में जब उनका रिजल्ट हो गया, तो इंटरव्यू हुआ होगा, एक कॉन्फिडेंस वहाँ पे आप उनको मिला होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज यूपीएससी में भी रैंक है। तो सेम लाइन पे मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखता हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो एक सो अभी एक इस बार आपने प्रीलिम्स दिया है यूपीएससी का, आसिफ? जी सर, मैंने दिया अभी, कैसा क्योंकि कैसा रिजल्ट रहा प्रीलिम्स? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा है। उम्मीद है कि रिजल्ट होना चाहिए, बाकी देखते हैं कट ऑफ क्या जाता है। इंशाल्लाह क्योंकि देखते इस हैं। बार जो सुन रहे मतलब मैं हमने भी देखा, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट थे। और बिल्कुल, बिल्कुल। सी सेट का तो मुझे थोड़ा सा लगा बुरा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से ही था। मुझे लगा हाँ, कि यार, साइंस बैकग्राउंड को जब इतना टफ लग सकता है सी सेट, सही कहा आपने। ये कैट के लेवल का मतलब उन्होंने बिल्कुल, दिया। और
मुझे बहुत वैसे बुरा लगा स्टूडेंट क्योंकि नॉन साइंस वालों के लिए बहुत बुरा है ये, है ना, इस तरह के लेवल वाले क्वेश्चन यही पूछना। ना, तो ये तो बहुत मुझे भी मतलब अभी देखिए यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम, अब जैसे हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट है या फिर इंजीनियर नहीं जी, है, उनके लिए तो बहुत ही बहुत चैलेंज दिक्कत। वाली बात हो जाती है। रीजनिंग और मैथ का लेवल मैंने देखा तो मैंने बोला भी कई फ्रेंड से, इवन जामिया आरसीए के फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया हम्म कि यार ये तो बैंक पीओ का एग्जाम ले रहे थे, क्या इतना टफ आपको जो है रीजनिंग और मैथ कैसे डाल सकते हैं लोग, हम्म। ये चीज थी। ये फिर सब भी चीज तो जी लोगों को देखना चाहिए। जी सो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही और आप यहाँ तक पहुंचे। एक मतलब हमें लगता है कि एक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने बीपीएससी की तैयारी की, चलिए हम बीपीएससी की बात करते हैं। बीपीएससी में आपने ऑप्शनल पेपर क्या रखा था सिर्फ? सर मेरा सोशियोलॉजी था। ओके। सोशियोलॉजी में देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट रखते हैं और हर का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है सोशियोलॉजी लेने का। कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे थे कि सोशियोलॉजी क्योंकि वो सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, जी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इसलिए वो उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, सिलेबस कम है। तो आपका क्या नजरिया है सोशियोलॉजी को लेके एज ए ऑप्शनल? सर देखिए, मैं शुरू से मेरे दिमाग में था कि मुझे दोनों चीज को लेके चलना है। यूपीएससी को भी मैं टारगेट कर रहा था, ठीक है। तो एक ऐसा ऑप्शन मुझे चाहिए था कि दोनों जगह मेरे को हेल्प कर सके। बिल्कुल ये बिल्कुल। क्योंकि सर अगर आप देखेंगे जो स्टेट की सिविल की तैयारी कर रहे हैं आप बीपीएससी की, तो बहुत लोग एक सब्जेक्ट है एलएसडब्ल्यू करके, काफी कॉमन है, हाँ, तो वो लोग रख एलएसडब्ल्यू। लेते हैं, लेकिन वो सिविल में नहीं है, वो सिलेबस भी काफी छोटा है, तो लोग रखते हैं, उसको भी रख के क्लियर करते हैं। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जो कि मुझे वहां पे भी हेल्प कर जाए, मुझे अलग से कंसंट्रेट। हाँ हाँ, ये सही आपने डिसीजन लिया। जी, ये एक फैक्टर था सर। दूसरा सर, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था, तो ग्रेजुएशन का वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट में जाना था, ठीक है। हम्म और अगर मैं सोशियोलॉजी के आप जो है प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें तो यूपीएससी में काफी अच्छा रहा है, बीपीएससी में अप्स डाउन हुए हैं, लेकिन हम्म यूपीएससी में काफी अच्छा रहा है। तो ये सब हम्म चीजों को देख करके मैंने ये सब्जेक्ट को चूज किया, और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। लाइक सोसाइटी के बारे में जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप जहाँ हो, आप कैसे किस चीज को कैसे मतलब जो है रिलेट कर सकते हो, ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद और भी आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं सोसाइटी में तो आप। सोशियोलॉजी में आपने कौन कौन से, आपकी स्टडी मटेरियल क्या थी, आपने क्या क्या पढ़ा था सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, कौन कौन सी बुक रेफर की थी? सर एक सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी को देखा था इनिशियली, अच्छा। एनसीईआरटी का वो देखा था 11-12 का, वहाँ 11 पे 12 क्या है एनसीईआरटी ठीक है। जी सोशियोलॉजी की। वहाँ के बाद सर मैं मेरे पास कुछ वीडियो लेक्चर्स थे, लाइक सीलीपी क्लासेस यूट्यूब में हैं, उनके काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं अलग अलग टॉपिक के। तो हम्म वहाँ पे शुरू में मैंने वहाँ से हेल्प लिया। क्लासेस मैंने सोशियोलॉजी की नहीं करी कहीं से, ये जो भी मटेरियल्स हैं, बुक है एक नितिन सांगवान की आती है जो आईएएस है, उनकी कंपाइलेशन है यूपीएससी का पूरा सिलेबस सोशियोलॉजी का। उनकी बुक को मैंने थ्रू आउट कॉम्प्रिहेंसिवली जो है स्टडी करी, बार 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 बार। जो भी थिंकर्स हैं, जो भी मतलब जो है कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस हैं, उनकी बुक से मैंने पढ़ी। उसके अलावा जो एक फ्रेंड है मेरा, उसने जो है सोशियोलॉजी की क्लासेस लगाई थी, तो वीडियो लेक्चर मुझे मिल गया था एक हम्म पुस्तक, तो वहाँ उस वीडियो लेक्चर को मैंने रखा अपने हार्ड डिस्क में, और वहाँ से जो है वो यूपीएससी का ऑलरेडी सिलेबस था, तो यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट मुझे काफी, जैसे थिंकर्स वाला पार्ट है तो ज्यादातर इसमें थिंकर्स वाला ही पार्ट आपको कवर करना पड़ता है। वहाँ से जो है वो वीडियो लेक्चर्स मुझे जो है मेरे फ्रेंड से जो मैंने लिया था वो मुझे काफी हेल्प किया। तो सो इसी तरह आसिफ से आसिफ आपने जो बीपीएससी की तैयारी है इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी किया था आपने? सर अगर फ्रेंकली कहूँ तो ये तो जो 1 साल की तैयारी थी हैदराबाद की, उसके बाद मैं कुछ दिन हज भवन था, लेकिन हज भवन में सिर्फ एकोमोडेशन के लिए मैं पटना में रहा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्लासेस मुझे नहीं मिली उतनी अच्छे से, क्योंकि 63rd जब मैं पहली बार मेंस निकाला था, उस टाइम पे बच्चे बहुत कम बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, सीट्स भी कम थी, मुस्लिम्स बच्चे काफी कम थे, तो एकोमोडेशन तो हमें मिली थी हज भवन में, बट क्लासेस नहीं लगी थी, क्लासेस नहीं लगी थी। तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी के थ्रू ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इंटरव्यू राउंड पे गया था। तो उसके बाद भी सर ऐसा ही चलता रहा। मैं हज भवन गया, मतलब जब भी गया इंटरव्यू के लिए गया, एकोमोडेशन के लिए गया, वहाँ पे क्लासेस मैंने एज सच लगाई नहीं कभी, एकोमोडेशन के लिए गया। तो वहाँ का भी कंट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं रहा हूँ, तो एक वहाँ पे भी मुझे इन्वायरमेंट मिलता था, इन क्लासेस मैंने एज सच नहीं लगाई हैं सोशियोलॉजी। ओके। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बीपीएससी के सिलेबस की बात करें, कई लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है कि बीपीएससी सिलेबस को समझना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल तो आपने सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक एस्पिरेंट को समझना, और क्योंकि वही एक आपके लिए रेफरेंस होता है तैयारी के लिए, आपके लिए रोड मैप होता है,
तो कोई स्टूडेंट बीपीएससी की सिलेबस को कैसे समझे और बीपीएससी की सिलेबस जो है उसकी क्या अहमियत है आपकी प्रिपरेशन के लिए? सर कोई भी तैयारी करने से पहले आपको एक पता होना चाहिए कि वे आउट क्या है किसी भी ठीक है, चीज का, बिल्कुल। मंजिल तक पहुंचने के लिए वे आउट क्या है। तो ये सिलेबस आपका जो है एक आपको रूट प्रोवाइड करेगा, ये सिलेबस के थ्रू ही आपको जाना है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक आपको रखने हैं, दोनों चीज को आपको लेके चलना है। अच्छा, सिलेबस क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है क्या? 5-6 साल 8 साल का क्वेश्चन में मिल जाएगा? क्वेश्चंस आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे, 20-25 रुपए का आता है वो। अच्छा। हर सब्जेक्ट वो आपको अवेलेबल रहेंगे, खास करके स्टेट सिविल्स के आपको मिल जाएंगे। तो वो आप निकाल सिलेबस रखे साथ में, सिलेबस देखें और आपको क्वेश्चन में देखिए कि हाँ ये क्वेश्चंस बार बार कहाँ से, कौन से टॉपिक से, कौन से यूनिट से आ रहा है, आपको उस हिसाब से चलना है। अब सिलेबस में बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स भी दी होंगी जो कभी उससे पूछा नहीं गया है, उस पर अच्छा। ज्यादा इंफेसिस नहीं करना है, उससे ज्यादा इंफेसिस नहीं करना है। देखना है कि क्वेश्चंस का मतलब जो एरिया कौन कौन सा है सिलेबस में, उसी चीज पे फोकस रखना है। सिलेबस मतलब जो कुछ चीजें जो आपको अवॉइड भी करनी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए होंगे अननेसेसरी जो कभी पूछी नहीं गई है, उसको जो है फिर छोड़ देना है। अगर आपको देखिए पढ़ने का है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा कवर करो, अदरवाइज आपको शॉर्ट स्पैन में, अगर कहते हैं ना कि आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, हाँ, करेक्ट। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको ये चीज ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप देख करके आगे जो है तो तैयारी करो, और सिलेबस को भी साथ में। अच्छा आसिफ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि सिलेबस देख के, ट्रेंडिंग देख के आप समझ के उस एरिया को ज्यादा पढ़ो कि किस तरह सवाल पूछा जाए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है बीपीएससी में किन किन सब्जेक्ट से किन किन एरिया ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल? सर जैसे अगर ऑप्शनल की बात करूं, मैं ऑप्शनल में ज्योग्राफी या अदर ऑप्शनल की तो मैं नहीं कह सकता। मेरे ऑप्शनल में जैसे था कि थिंकर्स का पार्ट से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बार बार, जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम वो जनरल स्टडीज का भी टॉपिक है, तो ये चीज आपको जनरल स्टडीज में भी कवर हो जाता है। कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन रहते हैं सोशियोलॉजी में। और अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो? सर जनरल स्टडीज में देखिए जीएस पेपर फर्स्ट जो है उसमें तो 3 सेक्शन है। एक है आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, करेक्ट। हिस्ट्री का पार्ट जो है काफी गेस कर सकते हो आप उसको, अच्छा। मतलब अल्टरनेट ईयर में अल्टरनेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और उसमें आंसर जो मार्किंग भी होती है वो एवरेज होती है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप डीआई में ज्यादा इम्फेसिस करो और कोशिश करो कि डीआई जो है आपका 72 में 72 आ जाए। अच्छा। नहीं आता है 72 में 72, 60 भी अगर आप ला रहे हो तो आप रिजल्ट में अच्छा रैंक ला सकते हो। इवन मुझे लगता है कि मैंने जो 65th का एग्जाम दिया था, डीआई मेरे 72 पे 72 नहीं आए थे, मुझे लगता है कि अराउंड 60 मार्क्स में मुझे मिले होंगे, लेकिन मेरा रैंक है। तो इसलिए ये नहीं डर जाना कि यार 72 में 72 मेरा नहीं हो पाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या रैंक नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल हूँ, 72 में 72 सही नहीं हो पाया था, बाद में देखिए एग्जाम देके आया तो मुझे लगा, लेकिन रैंक है। तो लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे मेरा स्ट्रेटजी होता था, सबसे पहले मैं जीएस1 अगर जाता था तो सबसे पहले डीआई को मैं चूज करता था। मैथ्स बैकग्राउंड था तो मेरे लिए वो कॉन्फिडेंस लो नहीं होता था, सबसे पहले मैं उसको करके 1 आवर का टाइम देता था उसको, दोनों डीआई खत्म कर देता था 1 घंटे में। तो ये स्ट्रेटजी लेके चलता था मैं। सेकंड में मैं आता था सेक्शन 2 का, जो इसका इंटरनेशनल रिलेशन होता है या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री जो है, जो जनरल पार्ट है, कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, उसके कॉमन आंसर्स होते हैं, उसमें एवरेज मार्किंग होती है, तो मैं उसे नहीं करता था, मैं उसको सबसे लास्ट में करता था। मैं करता था इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अलग अलग नॉलेज होती है, अलग अलग कंटेंट के हिसाब से वो लोग आंसर करते हैं। तो जस्ट टीआई के बाद में जो है वो जो सेक्शन 2 वाला पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन या और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो उसमें रहते हैं जनरली, तो उसको मैंने ऑप्ट किया। उसको जो है सेकंड टाइम पे मैंने जो है जो दूसरा घंटा था उसके 3 क्वेश्चंस मैंने करे, और उसको अच्छे से अच्छे इंग्लिश करने की कोशिश करता था। जैसे मैं हिंदू वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ता था तो वहां से मेरे पास कंटेंट रहता था, तो वो करता था। और थर्ड वाला जो सेक्शन है हिस्ट्री, वहां पे मैं कहूंगा जो भी एस्पायरेंट अगर कर रहे हैं उसको लास्ट में ऑप्ट करें, अगर आपका जो है ये सब चीज अच्छा है। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में आपको 36 या 38 क्वेश्चन का जो नंबर का जो क्वेश्चन होता है, तो आपको एवरेज जब मार्क्स मिल रहे हैं तो उसमें आप कितना भी लिख दो। हिस्ट्री में क्या होता है ना, बच्चे के पास जो है बहुत ज्यादा कंटेंट रहते हैं, तो वो अगर पहला जब हिस्ट्री ऑप्ट कर लेते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो भी मैं पढ़ के आया हूँ सब लिख दूँ, और उसमें वो टाइम में जो है वो मतलब जो है फंस जाते हैं, टाइम उनके पास बचता नहीं है, वो लिखते जाते हैं, लेकिन मार्क्स उसको उतने ही मिलने हैं, 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, उससे ज्यादा मिलने नहीं है। अच्छा। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा, क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे, और आप जो है अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीएस में पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ें और कंटेंट डेवलप करें। ये नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चंस आप रट लो, मुझे नहीं लगता, बहुत बेकार स्टडी है ये। मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस आप मुझे दे देंगे पॉलिटी से रिलेटेड, मुझे लगता है कि मैं अच्छा खासा उसमें कंटेंट डाल के लिख सकता हूँ, और मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं होता, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मैं सिर्फ बुक पढ़ता हूँ,
हुँ। बुक पढ़ करके अपने माइंड में जो है कंटेंट को फिक्स कर लेता हूँ, और जब कोई मुझे क्वेश्चन आ जाता है, मैं अपने दिमाग से जैसे इंट्रो या बॉडी या फिर कंक्लूजन का पार्ट होता है, उसी हिसाब से उसी फ्लो में मैं लिखता जाता हूँ। मैंने एक किसी भी मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप अपना नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। मैंने अच्छा। नोट्स कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, नोट्स बनाया नहीं। मैं बुक पे पूरा रिलाई करता हूँ। अगर आप देखोगे बुक में मैंने इतने ज़्यादा अंडरलाइन कर रखे हैं कि वो जो है मतलब कलरफुल हो जाता है। बुक को मुझे लगता है कि अगर आप नोट्स बनाओगे ना, उसमें टाइम काफ़ी लेता है, टाइम करेक्ट, टेकिंग हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। नोट्स के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। हाँ, बुक पढ़ता हूँ और बुक साइड में रखता हूँ और साथ साथ में कॉपी रखता हूँ। कोई भी टॉपिक है, कोई भी डेफिनेशन है, याद कर लिया, उसको बार-बार कॉपी में लिखता हूँ। तो ये हो रहता है मेरा, नोट्स नहीं बनाता मैं। नोट्स वाह! बनाने में टाइम नहीं लगा। ये जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आसिफ ने वो बात कह दी है जो हर कोई टॉपर्स नहीं बताता है। जी, बिल्कुल। जितने भी टॉपर्स है वो नहीं बताते तो है, जी, लेकिन इतनी गहराई से, इतनी सफाई से, इतनी अच्छी जी, तरीके से नहीं बताते हैं जो आसिफ ने बता दिया है। मूल मंत्र है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और ये बात आपने सही कही कि नोट्स, ठीक है, नोट्स कुछ लोगों को आदत होती है बनाने की, वो कहते हैं कि नोट्स लिखने पे हमें याद हो जाती है, वो अलग तरीका। लेकिन स्मार्ट वे लेकिन मेरे हिसाब से जो आसिफ आपने की कि क्योंकि नोट्स लिखना वक्त लगता है, टाइम काफी टेकिंग होता टाइम है सर। लगता है, हाँ, तो वही चीज आपके बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, उस पर अंडरलाइन करके जैसे आपने कर बताया दिया। उस तरह से आप भी कर सकते हैं। जी, जी। तो कम वक्त में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कभी क्या होता है, आप नोट्स लिख रहे हो तो आपसे खुद मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया अगर इंग्लिश में तो मानी ही बदल जाता है। तो क्या करते हैं ना, आप नोट्स भी बना रहे हैं तो उसमें कलर करते हैं, रेड पेन से क्वेश्चंस लिखेंगे, ब्लू पेन से, हम्म, तो इतना खूबसूरत लिखने के चक्कर करने में की आपका जरूरत टाइम नहीं, बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आसिफ ये बताइए कि इसके लिए आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या, करंट अफेयर्स की क्या वेटेज है बीपीएससी में? वेटेज है सर। देखिए वेटेज जैसे मान लीजिए वाटर इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो आप ना उनके जो बेसिक बेसिक जो यूनिवर्सल पॉइंट्स होते हैं, जो हमेशा वही रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए वाटर का क्राइसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज वाटर जो है उस ओशियन में है, कितना परसेंटेज वाटर जो फ्रेश वाटर के हम्म, फॉर्म में अवेलेबल है, ये सब परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम्म, चीजें ना आप एक बार अगर नोट कर लोगे ना, ये बार बार आपको कहीं पे भी आंसर में डालने में ये डेटा काम आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जैसे बात है। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन का आपने नासा का कहीं पे रिपोर्ट कोट कर दिया, आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कोट कर दिया, ये सब चीजें चेंज नहीं होती ज्यादातर। सही बात है। तो चीजें आपको हमेशा वही चीज डालनी है, तो बार बार उसको जो है कहीं एक छोटी सी कॉपी में लिख करके रखो। हिंदू अगर पढ़ रहे होगे तो वो आपको बार बार वही डेटा मिल जाएगा किसी भी एडिटोरियल में। तो ये सब चीजें आपको आंसर इंग्लिश करने में काम आएंगी। और करंट अफेयर्स का तो सर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको आंसर्स जो होते हैं ना लोगों से डिफरेंट तभी होते हैं कि आप कुछ नया डालते हो। लाइक अगर मुझे सोशियोलॉजी में क्वेश्चंस आए थे, वुमेन स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें मैंने जैसे लास्ट में जो है अपने आंसर्स में उसको इंग्लिश करने के लिए जैसे हैशटैग #MeToo मूवमेंट चला था वुमेन्स का, ठीक है, वो मैंने कोट किया था। हैदराबाद में जो एक वेटरनरी डॉक्टर का जो रेप हुआ था, उसके बाद उसको जला दिया गया था, वो मैंने कोट किया था। हाथरस का जो इशू था, जो लड़की करेक्ट। का, तो उसको कोट किया था। तो ये सब चीजें आपको मतलब जो है माइंड में होनी चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नहीं आई है, लास्ट में आपको कोट करना है कि गवर्नमेंट ने ये चीज किया है नया। ये सब चीज आपको अगर करती हो ना, आंसर्स में को इंग्लिश करती है, और ऑब्वियसली जो लास्ट में आप कंक्लूड करती हो ये सब चीजों से, तो जो आंसर चेक करता है ना, उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा को जो है करंट से भी जो है लिंक किया इसने, और ये रेगुलर है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसको पता है। तो ये सब चीजें फायदा करती हैं। मार्क्स एक नंबर का भी अगर आपको फायदा हो रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ जैसे लास्ट टाइम मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 64th में मेरा जो मार्क्स था, किसी मेरे एक दोस्त का 1 नंबर मेरे से ज्यादा था। तो हम दोनों के रैंक में लगभग 40 का डिफरेंस था, 1 नंबर की वजह से 40 ओके। रैंक का डिफरेंस था। तो एक हम्म, एक रैंक का डिफरेंस, आप एक नंबर से बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि आपको जितना इंग्लिश कर सको आंसर को इंग्लिश करो, क्योंकि 1 नंबर भी अगर आपको अच्छा मिलता है ना, तो आप जो है जैसे जो आपको चाहिए कैडर वो मिल सकता है, या जो आपको पोजीशन चाहिए वो मिल सकता है, बहुत सारी चीजें। बहुत बढ़िया। अच्छा मैगजीन वगैरह कौन आप रेफर करते थे? सर मैं शुरू से विजन आईएएस की मैगजीन्स को जो आते हैं मंथली, उसी को हम्म, रेफर किया है करंट के लिए। और वही एक न्यूज़पेपर? मेरा न्यूज़पेपर द हिंदू। इवन अगर मैं घर पे अभी वो 1.5 ईयर और 2 ईयर से मैं घर पे हूँ, किशनगंज में हूँ, तो मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ता था इवन। और मेरी आदत हो गई थी कि अगर मैं एक दिन भी न्यूज़पेपर ना पढूं तो मेरे को मतलब जो है अच्छा फील नहीं होता था। तो दी हिंदू में रेगुलर सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो हिंदू में पढ़ता था, चाहे टैब पे या फिर मोबाइल। सो आपने जो 64th बीपीएससी में जो आपकी परफॉर्मेंस थी, सप्लाई इंस्पेक्टर आप बने थे, राइट? जी। और इस बार आपकी रैंक अच्छी हो गई और आप डीएसपी बन गए, तो इन दोनों में काफी अंतर है। तो ये जी। चेंजेस कैसे आई, आपने कहाँ पे
काम किया, किस कोर एरिया पे काम किया, टारगेट किया, और आप पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये एरिया वीक है, इस पे काम करना है क्योंकि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो आपने किस तरह से फाइंड आउट किया कि ये एरिया आपका ग्रे एरिया है जहां पे आपको काम करना है, और उसमें फिर सुधार करके आप अपने आप को कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया ताकि जिसकी वजह से आपकी 65th रैंक आ गई? सर एक तो एक डीआई का मसला था, जो कि 64th में डीआई जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट थे, और उस टाइम पे आपको टाइम उतना नहीं होता है कि आप जो है उसको जो है फिगर आउट कर पाओ कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो डीआई में जो है जो गलतियां हुई थी वो इस बार नहीं हुई, 65th में गलतियां नहीं हुई। उसके बाद सर जो आंसर लिखने का जो है तरीका है उसको मैंने चेंज किया। मैंने अच्छा। यूपीएससी के टॉपर्स के जो है वो मतलब जो इंटरव्यूज सुने, उन्होंने जो क्या क्या स्ट्रेटजीज आंसर्स में उन्होंने जो है यूज की थी, तो वो चीज मैंने जो है 65th इवन 66 में भी मैंने उसको यूज किया कि कैसे आप जो है जैसे कोई आपने डेटा डाला तो उसको बोल्ड लेटर में लिखना है, जैसे कहीं पे आपने डेटा डाला उसको अंडरलाइन कर देना है ताकि जो है जो एग्जामिनर ने डायरेक्ट उसकी नजर पड़े। ठीक है, आप जो है फॉर्मेटिंग का जो इशू होता है, जैसे अच्छा। इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन ये होना चाहिए। शुरू के जो मैं मेंस के पेपर लिख रहा था ये चीज को मैं स्किप कर रहा था, तो ये सब चीजें मैंने जो है इसको कंट्रोल करी, तो ये सब चीजों की ओहो! वजह से शायद मार्क्स अच्छा आया हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम आपके बारे में ओवरऑल अगर देखें तो आपने बीटेक की, फिर एमबीए किया, फिर जॉब की, फिर से कमबैक किया, तैयारी की, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में आपने निकाला, फिर थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच गए, और आपने मतलब ओवरऑल आपकी जर्नी देखी जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग 2-4 बच्चे मिलके जो है बीपीएससी वालों को पढ़ा सकते हो, मतलब बीपीएससी की कोचिंग करा सकते हो, अच्छे तरीके से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, मतलब इस तरह की जी सर, आपने। ऑब्वियसली हमेशा होता है कि जो जो लोग फेस करते हैं ना उनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि टीचर्स भी होते हैं बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट जो कि कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर रहा है, बार बार क्या टेक्निक यूज कर रहा है, तो वो स्टूडेंट ही आपको बता सकता है। टीचर्स है, टीचर्स कॉपी लिखते नहीं है या फिर उनकी कॉपी जाती नहीं है, तो स्टूडेंट मुझे लगता बेहतर तरीके से बता सकता है है क्योंकि वो फेस करता है उस चीज को, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस रियलिटी को महसूस करता है, उससे गुजरता है, इसलिए वो जी अच्छी तरीके से बता सकता है। बिल्कुल। आसिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जी सर। मतलब माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी रही है अब तक की परफॉर्मेंस, एकेडमिक आपकी बात की जाए, और जो भी आपने कॉम्पिटिशन निकाला है, और यूपीएससी तो आप दे ही रहे हैं, इस बार आपने दिया है प्रीलिम्स, और मुझे लगता है कि यू डिजर्व टू बी एन आईपीएस, और यूपीएससी आपको करना चाहिए, और यूपीएससी में आप अच्छा कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है, ठीक है। और आज के इस इंटरव्यू में आपने काफी कुछ बता दिया है। सारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, स्पेशली बीपीएससी की, उनको काफी आपसे हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपका फिर से एक बार शुक्रिया आसिफ, थैंक यू सर, थैंक और यू सर। आप इसी तरह, वो कहते हैं ना बूढ़े पुराने हमारे यहाँ, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। तो मैं तो उतना बड़ा हूँ नहीं, लेकिन दिल से दुआ है आपके लिए कि आप जी इसी जी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तरक्की करते रहिए, अपने समाज, गांव, परिवार, माँ बाप सभी का नाम रोशन कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सर।